गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम प्रस्तुत हैं ओपन सीरीज में, ओपन श्रृंखला में, जो सभी लोगों के लिए है और ख़ास करके जो हमारे सिविल के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास में समझ रखना चाहते हैं, उन पे विस्तृत परिचर्चा कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, उसमें हम लोग एक बार फिर से प्रस्तुत हैं। और जो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं, उन्हें भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस सीरीज़ को केयरफुली देखें। शायद ही कोई ऐसा सवाल हो कि जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें उस टॉपिक से बाहर कोई सवाल आए, है ना। और आप चाहें तो जो पहले के जो प्रश्न आए हैं आप उसे देख सकते हैं, शायद सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में संग, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी वंशों की चर्चा की थी, और आज हम लोग विदेशी आक्रमणों की चर्चा करेंगे। और मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमणों में पहला जो आक्रमण हुआ वो हिंद यवन आक्रमण हुआ, राइट। आपको बताऊं, इससे पहले यूनानी आक्रमण भी हुए, है ना। यवन वो भी ग्रीक से संबंधित थे। ये जो हिंद यवन का कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये वो यवन शासक हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में अपना राज्य बनाने में सफल रहे, या भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहे, राइट। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि हिंद यवन आक्रमणों के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको अध्ययन के प्रमुख जो स्रोत हैं उन स्रोतों पर ध्यान देने की जरूरत है। राजनैतिक इतिहास बहुत ही गड्ढ-मड्ढ मिलेगा आपको, काफ़ी कंफ्यूजिंग मिलेगा, कम पूछता है, लेकिन जानना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, खास करके जब आप टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, है ना। कभी कभी तो यूपीएससी लेवल पे भी अब पॉलिटिकल पूछा जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हम इसको क्विट कर जाएं, क्या नहीं, क्विट करने का अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो चलते हैं, फिलहाल स्रोतों पे चर्चा करेंगे। अब भी फिर भी हम यही फोकस करेंगे कि स्रोत पर आप लोग ध्यान दें, और उसके बाद आप लोग कला पे, जो आर्ट का जो सेक्शन है, कला इकोनॉमी का, उन पक्षों पर ज़्यादा ध्यान दें। हम लोग समग्रता से देखते हैं। वास्तव में इस युग हिंद यवन को जानने के लिए अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे आपका मिल जाएगा आपको मिलिंद पणहो, साहित्यिक स्रोत की पहले चर्चा हम कर रहे हैं। मिलिंद पणहो नागसेन का कई बार पूछा गया है, पाली भाषा में नागसेन का है ये। नागसेन बहुत बौद्ध भिक्षु, और मिलिंद का जो है वो क्या है, कहते हैं कि इस पे वो है, वार्तालाप है, राइट। इसके बाद क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता, कम फेमस पुस्तक है लेकिन आपसे पूछी जा सकती है, अवदान कल्पलता। इसके बाद जो पातंजलि का महाभाष्य, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है, दोबारा कर रहा हूं। महाभाष्य, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में अगर आप देखें तो फिलहाल जो हमको ध्यान में आ रहे हैं, जो हमेशा फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, अयोध्या का धनदेह अभिलेख, अयोध्या का लेख, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या लेख, पुष्यमित्र शुंग, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख विदिशा से पाया गया हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। कुछ जो सिक्के हैं हिंद यवनों के, और आप जानते हैं कि सबसे पहले जो हिंद यवनों ने ही स्वर्ण सिक्के चलाए थे। आप देखोगे आपके बहुत सारे प्रीलिम्स के सवाल इसी एक बिंदु से आ जाएंगे। मिलिंद पणहो से कई बार सवाल पूछा हुआ है
है ना। मिलिंद पड़हों से कई बार सवाल पूछा हुआ है, पातंजलि के महाभाष्य से, गार्गी संहिता से, मालविकाग्निमित्रम से, अयोध्या लेख से, बेसनगर हेलियोडोरस लेख से। ये सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से सवाल आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। श्योर। तो सबसे पहले प्रीलिम्स पे इन्हीं स्रोतों पर फोकस कर लेने की जरूरत है। आइए देखते हैं, हिंद यवनों के संदर्भ की कुछ बातें आपको बताते हैं। राइट, आइए। वास्तव में ये जो आपको दिया हुआ है, बस इसी को आप लोग भी अपना नोट्स बना लीजिएगा, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है। वास्तव में सेल्यूकस के संदर्भ में तो आप जानते ही हैं, सेल्यूकस ने ही आक्रमण किया था, राइट, और चंद्रगुप्त मौर्य से ये पराजित हुआ था, ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, राइट। उस समय जो सेल्यूकस का जो साम्राज्य था वो दो भागों में बटा हुआ था, पार्थिया और बैक्ट्रिया, राइट। एकदम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। सेल्यूकस के बाद एंटियोकस बन रहा, और आप कह सकते हैं कि सर एंटियोकस के काल में भी यह स्थिति यथावत बनी रही, राइट। लेकिन जब एंटियोकस द्वितीय का शासनकाल आया तो उस समय पार्थिया और बैक्ट्रिया दोनों स्वतंत्र हो गए। पार्थिया की स्वतंत्रता का संस्थापक अर्सेक्स था और बैक्ट्रिया का डियोडोटस था, राइट। ये लगभग स्वतंत्र था और इसकी स्वतंत्रता को मान्यता भी दे दी गई, राइट। आपको बताता हूं, बैक्ट्रिया में डियोडोटस का जो पुत्र था वो था यूथिडेमस, राइट। और आप भारत में देखेंगे हिंद यवनों की कई शाखाएं आई। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिएगा कि भारत में हिंद यवनों की कई शाखाएं आई, जिसमें से दो शाखाएं बहुत फेमस थीं, एक यूथिडेमस और एक यूक्रेटाइडिस, यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइडिस वंश, राइट। तो ये जो यूथिडेमस वंश था ना, वो हमने आपको बताया कि डियोडोटस, बैक्ट्रिया के डियोडोटस का पुत्र था, और इसका विवाह एंटियोकस तृतीय ने, एंटियोकस द्वितीय के बाद एंटियोकस तृतीय हुआ था, और एंटियोकस तृतीय ने इसने अपनी पुत्री का विवाह किया, और इस प्रकार जो स्वतंत्रता संबंधी जो झगड़ा था वो लगभग समाप्त हो गया, राइट। और यूथिडेमस का ही पुत्र था डेमेट्रियस, राइट। एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन हमने आपको लिंक कर दिया कि सेल्यूकस से लेकर के यूथिडेमस वंश कैसे स्थापित हुआ या दो वंश कैसे हुए, ये आप नहीं जानोगे तो हमेशा रटने का प्रयास करोगे यूथिडेमस और यूक्रेटाइडिस, और आपकी जो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं वो केवल तथ्य लिख देती हैं। कॉन्सेप्ट एक बार रटने में, बनाने में हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जब एक बार बैठ जाएगा तो फिर वो अस्थाई रहेगा और एग्जाम में आप सही आंसर करेंगे। तो फिलहाल आपने डेमेट्रियस तक आया, और डेमेट्रियस की चर्चा हमने आपसे पहले भी किया था कि पुष्यमित्र संघ के समय में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र संघ के समय में हिंद यवन आक्रमण, या पहला जो हिंद यवन आक्रमण था, अगर आप देखेंगे तो इसी के समय में हुआ था, पहला जो हिंद यवन आक्रमण था, राइट। और अगर आपको याद हो, एक तरह से ये द्वितीय रिपीट हम लोग कर रहे हैं। प्रथम यवन आक्रमण और इसकी चर्चा गार्गी संहिता और पातंजलि के महाभाष्य में हुआ, इसकी चर्चा हमने शुंगों में किया था, और आपको ये भी बताया था कि उस समय अग्निमित्र जो वसुमित्र था, इसका पुत्र वसुमित्र के द्वारा इसे पीछे ढकेल दिया गया, वसुमित्र के द्वारा पराजित किया गया। और जो डेमेट्रियस था, हमने आपको बताया था कि खारवेल के हाथे गुम्फा अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि दमित्री या दमित्र जो शब्द है वो बहुत क्लियर कट नहीं है कि ये डेमेट्रियस ही है, लेकिन मोटे तौर पे माना जाता है कि वही रहा होगा, राइट। और फिलहाल ये डेमेट्रियस वसुमित्र के द्वारा पराजित किया गया था, और आपको पता है कि इसी अवसर पर शुंगों ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हुई, राइट। अब आगे आपको बताता हूँ। जैसे ही ये जो डेमेट्रियस था ना, वो भारत में आगे बढ़ा तो एक दूसरी लहर हिंद यवनों की आई,
और वो लहर आई किसमें? यूक्रेटाइडिस के रूप में। जो हिंद यवन शासक था वो कौन था? यूक्रेटाइडिस था। और यूक्रेटाइडिस ने क्या किया कि चूंकि ये लोग आगे बढ़ रहे थे इसलिए उसने अपनी जो राजधानी बना ली, कहाँ पे? तक्षशिला में। और उसका जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था? बैक्ट्रिया से झेलम तक था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बैक्ट्रिया में भी डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस नीचे की तरफ आया तो जाहिर सी बात है उसका फायदा उठाते हुए यूक्रेटाइडिस ने राजधानी क्या किया कि बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर लिया और फिर वो उन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाई, राइट। और यह जो राज्य था यूक्रेटाइडिस वंश का वो था बैक्ट्रिया से झेलम तक। अब जब ऊपर से पराजित हुए तो जो यूथिडेमस वंश था जिसका डेमेट्रियस था वो चला आया और नीचे झेलम से मथुरा तक इसका विस्तार रहा और इसकी जो राजधानी रही वो सियालकोट। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी बात समझाने में आपको सफल रहे होंगे कि कैसे हिंद यवन वंश के दो शासक बने। श्योर, डेमेट्रियस से जब आप कोरिलेट करोगे तभी समझ में आएगा। अब आपको बताता हूँ हिंद यवनों का जो इतिहास है, राजनीतिक जो इतिहास है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये काफी उलझा हुआ है। क्लियर है? तो अलग अलग लहर सामने आई। तो ये यूक्रेटाइडिस और यूथिडेमस वंश चल ही रहा था, लेकिन उसी समय आपको बताऊं एक डेमेट्रियस के समानांतर एक और शासक का नाम मिलता है मेनांडर। और हिंद यवन शासकों में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई शासक जो फेमस है वो कौन है? मेनांडर है, राइट। भारत में आपको बताऊं रामायण में, है ना, रामायण में इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत में उल्लेख मिलता है, कई जगह मेनांडर का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की जरूरत है कि यह यूथिडेमस या यूक्रेटाइडिस किसी भी वंश से संबंधित नहीं था, एक पैरेलल नाम इसका चलता है। फिलहाल लोग डेमेट्रियस के समकालीन मानते हैं, बहुत सारे लोग डेमेट्रियस का छोटा भाई भी मानते हैं। इसकी राजधानी सियालकोट ही थी, है ना। और इसके जो सिक्के हैं, चांदी के जो सिक्के हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, काठियावाड़ आदि से मिले हैं। तो माना जा सकता है कि इसका जो विस्तार है अपेक्षाकृत अधिक रहा होगा। हिंद यवनों में धम्रकृस या धर्मदिति उपाधियां मिलती हैं जो कि ये शो करती हैं कि मेनांडर बौद्ध धर्म था। आपको बताऊं इससे संबंधित एक रोचक मामला आता है मिलिंद पढ़ो। मिलिंद पढ़ो जब आप देखेंगे, मिलिंद प्रश्न है, पाली भाषा में है, नागसेन बौद्ध भिक्षु है। नागसेन और मिलिंद पढ़ो की ये वार्ता है, ये वार्ता मैंने पढ़ी है हिंदी के ट्रांसलेशन में। तो मिलिंद प्रश्न पूछता रहता है और नागसेन उन प्रश्नों का जवाब देता है और अंततः उससे प्रभावित होकर के मिलिंद बौद्ध धर्म, मेनांडर जो है वो बौद्ध धर्म जो है धारण कर लेता है, राइट। और निश्चित रूप से इसने कई स्तूप बनवाए, राइट। तो ये मेनांडर के संदर्भ की कुछ बातें रही। एक बात और बताना चाहूंगा कि जब हम लोग सिक्कों की बात करते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं कि हिंद यवन शासकों ने ही सबसे पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर स्वर्ण सिक्के चलाए तो किसने चलाए? हिंद यवनों ने। ये प्रश्न हमने कई बार बताया है, कई बार पूछा भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको एक जगह बता दें कि जो सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो हिंद यवनों ने चलाए थे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। और इस सोने के सिक्कों में अगर आप देखेंगे, शासक अगर पूछेंगे तो वो मेनांडर है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो सबसे पहले की बात है, सबसे ज्यादा गुप्तों ने चलाए थे। जब हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे तो बताएंगे ही। तो ये सब मेनांडर के बाद रहा। मेनांडर के बाद दो उसके और पुत्रों का नाम मिलता है, स्ट्रेटो फर्स्ट और स्ट्रेटो सेकंड। वास्तव में स्ट्रेटो फर्स्ट जो है वो अल्पवयस्क था, इसलिए इसके साथ साथ एक नाम मिलता है एगथोक्लिया का। एगथोक्लिया इसकी माँ थी, मेनांडर की पत्नी थी एगथोक्लिया, और सिक्कों पे नाम मिलता है। फिलहाल स्ट्रेटो सेकंड जो था, और स्ट्रेटो सेकंड आप देखेंगे कि कमजोर ही शासक थे। इसके बाद जो है हिंद यवन जो है शकों के द्वारा क्या कर दिए गए? रिप्लेस कर दिए गए, राइट। अब आइए अगले वंश की बात हम करते हैं। यूक्रेटाइडिस वंश के दो शासकों का नाम मिलता है। ये जाहिर सी बात है, इनकी जो राजधानी थी ऊपर आपने आपको बताया भी, तक्षशिला।
राइट। आइए देखते हैं कि एंटियल के बारे में क्या है। हमने बताया कि ये तक्षशिला का राजा था और इसका अगर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो इसने जो शुंग शासक था, शुंग शासक भागभद्र जो है के शासन काल में बहुत ही फेमस चीज रहा, हेलियोडोरस को, इसके शासन काल में हेलियोडोरस को भेजा, हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस ने इसकी भागभद्र की अनुमति से विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। और इसकी खासियत क्या है स्तंभ स्थापित किया? कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है। स्थापित किया, और जैसे ये वैष्णव धर्म का पहला वैष्णव अभिलेख आप मान सकते हैं। फर्स्ट रॉक एडिक्ट रिगार्डिंग द क्या कहते हैं कि वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म से संबंधित जो था ये पहला आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। क्लियर है? और आपको बताऊं कि या तो भागभद्र पूछा जा सकता है या तो एंटियाल कीट्स का नाम पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस वेश नगर में अभिलेख में उसने एंटियाल कीट्स का भी नाम लिखा हुआ है। राइट। तो ये हेलियोडो एंटियाल कीट्स के संदर्भ में रहा। और इसके बाद एक शासक का नाम मिलता है, हर्मियस का नाम मिलता है। हर्मियस की कोई खास उपलब्धि तो नहीं दिखाई देती, बस इतना आप जरूर कह सकते हो कि सर ये कुषाणों का आगे चल कर के सामंत बना, तो जाहिर सी बात है इसने कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राइट। तो ये कुछ हिंद यवन शासक आपके सामने रहे। अब सवाल इस बात का है कि हिंद यवन शासकों का क्या प्रभाव पड़ा। हमेशा प्रभाव का जो सेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उस संदर्भ में इन प्रभावों को आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में। अगर आपको यूपीएससी मेंस में अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि हिंद यवन शासक जो थे उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो निश्चित रूप से आपको प्रभाव को भी पता होना चाहिए। राइट। तो फिलहाल हमारा तो अपना क्लियर कट विजन है कि आप हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल इतने पॉइंट से आप उठा करके देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि जो पाश्चात्य संपर्क था, पाश्चात्य संपर्क बढ़ा, और जब पाश्चात्य संपर्क बढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। सिक्कों की ढलाई में आप जानते हैं, सिक्कों के क्षेत्र में अगर आप देखिए तो मुद्रा शास्त्र में आपको प्रभाव दिखाई देगा, मुद्रा शास्त्र में प्रभाव। और आप जानते हैं कि सबसे जो पहले सिक्के चलाए गए, सोने के सिक्के विश्व में किसने चलाए? हिंद यवनों ने। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए कि तिथियुक्त सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? हिंद यवनों ने चलाए। चित्रित युक्त सिक्के किसने सबसे पहले चलाए? हिंद यवनों ने चलाए। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सर हिंद यवन शासक का जो मुद्रा शास्त्र है, न्यूमिस्मेटिक्स है, उसमें एक अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो राजनीतिक स्थिति पे तो कोई खास प्रभाव नहीं दिखता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये एक तरह से क्या कहते हैं कि अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहे। तो पॉलिटिकल में आप इतना तो कह ही सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खास करके जो सियालकोट और तक्षशिला हमने बताया, निश्चित रूप से यहाँ पे इनका राज्य स्थापित रहा। राइट। और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे भी बहुत सारे आपको इम्पैक्ट दिखाई देंगे। जैसे आप जानते हैं
कि रोमक और पोलिश ये ज्योतिष शास्त्र का दो भाग है। रोमिक और पोलिश स्पेशली यूनानियों के द्वारा डेवलप किया गया। इसी का एक पार्ट है होरा शास्त्र, जो कुंडली बनती है। होरा शास्त्र भी माना जाता है यूनानियों के द्वारा, है ना। आजकल तो बहुत फेमस है। क्लियर। तो निश्चित रूप से होरा शास्त्र का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। राशियों के नाम पर दिनों का नाम रखना, ये भी हिंद यवन परंपरा है। आपको कई चीजें और भी बताऊं। जैसे आप देखोगे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, तो निश्चित रूप से याद है कि नहीं याद है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सिद्ध किया होगा। स्पेशली ये जो है वो बौधायन का है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है या उसके बाद का है। उसके बाद हिंद यवनों ने, पाइथागोरस ने भी बताया। ये बात अलग है कि हम लोग बौधायन कम जानते हैं, पाइथागोरस ज्यादा जानते हैं, लेकिन बौधायन पाइथागोरस प्रमेय भी कहीं न कहीं संपर्क का परिणाम दिख सकता है। इसी प्रकार जो थियोफ्रेटस है, जिसे हम वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं, थियोफ्रेटस, जो थियोफ्रेटस है, जिन्हें हम वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं, उसमें और चरक संहिता में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफी समानता दिखाई देती है। क्लियर है। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो हिंद यूनानी प्रभाव के रूप में है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पूछा जा सकता है। यूपीएससी में भी ऐसे इम्पैक्ट के सवाल को एक क्या सही है और क्या नहीं सही है उस संदर्भ में पूछा जाता है। राइट। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे विश्राम लेते हैं और कल हम लोग फिर शकों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।